A-10 हो, F-35 हो, F-15 हो, ब्लैक हॉक हेली हो, कहाँ ट्रंप का ये दावा था कि ईरानी फ़ज़ाएँ जो हैं वहाँ पर अमरीकी बालादस्ती कायम हो चुकी है, और कहाँ ये दावे और कहाँ ग्राउंड पर सिचुएशन? जी बिल्कुल। देखिए, उन्होंने टोटल एयर कंट्रोल का क्लेम किया था, और ये फैक्ट भी है कि अमेरिकन तब भी एक्शंस करते हैं ज्यादातर जब वो 100% उनको श्योर हो कि देयर इज नो थ्रेट उनके खिलाफ। जी, तो ऑफ कोर्स रिस्पांस आया है, और क्रेडिबिलिटी जो है आर्म फोर्सेस की वो भी स्टेक पे होती है। ये जो डुअल होता है जी, और खास तौर पे जो हेजमोनिक डिजाइन्स कह लें, या जो एक बड़ी पावर होती है एसिमेट्रिक मोड में, अभी देखा जाए तो कन्वेंशनल मिलिट्रीज का एसिमेट्री है जी। इसलिए ईरान ने फिर अनकन्वेंशनल और अदर मींस इस्तेमाल किए हैं टू रिप्लाई। तो इतनी बड़ी एसिमेट्री के बीच में इस तरह का इम्पैक्ट डाल देना वॉर को, और उनके दावों की नफी कर देना, दिस विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन और मोर अप्रीहेंशन अबाउट दिस वॉर। जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है अमेरिका की, कि जी दावे तो बहुत कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन नुकसानात हो रहे हैं, एंड बड़े सेंसिटिव हैं जी अमेरिकन अबाउट कितना देयर कितना जन बॉडी साहब, कितना बैग्स कह कितना लें या सरप्राइज कर दिया ईरान ने अमेरिका को। कहा 4 से 6 हफ्ते की बात कर रहे थे, फिर और बहुत सी चीज़ें कि ज़मीनी फ़ौज, फिर वहाँ पे कुछ कुर्दों को एक्टिवेट करना, क़यादत को वहाँ पे रजीम चेंज, इस तरह के दावे। लेकिन ग्राउंड पर यह है कि शायद वो कैलकुलेशन गलत थी ईरान के हवाले से। ईरान किस तरह सरप्राइज कर रहा है अमेरिका को? देखिए, मिसकैलकुलेशन तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है। हम्म। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ना जा लड़ रहे हो, और आपने प्रिपरेशंस भी ना की हो, एक स्ट्रेटेजी, एक पॉलिसी आपकी क्लियर ना हो, पॉलिटिकल पॉलिसी, देयर वाज नो पॉलिसी। जब पॉलिसी नहीं होती तो निजामी साहब स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। हम्म। स्ट्रेटजी किसको कहते हैं? स्ट्रेटजी की एक इम्प्लीकेशन ये है कि स्ट्रेटजी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे को देखती है, एंड स्टेट को देखती है, एंड डिजायर्ड जो आपकी स्टेट है उसके ऊपर फिर आप अपने मींस यूज करते हैं, अवेलेबल मींस जो आपके पास होते हैं, आप एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये जंग जो शुरू की गई, और आप जो रीजन दे रहे हैं अपने लोगों को, शुरू तो आपने की नेतन्याहू के कहने पे, अब जो भी हम्म। रीजंस है, कोरियन है, ब्लैकमेल है, एप्स्टीन्स हैं, व्हाटएवर, या आपके अपने डिजाइन हैं, यू वांट टू सपोर्ट देम इन देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, आपने उस पे जंग शुरू कर दी, स्ट्रेटजी आपकी हम्म। की नहीं। और जब स्ट्रेटजी ना हो तो ये ऐसी है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन बैक व्यू मिरर में देख रहे हैं। आपने फिर अपने लोगों को खुश रीजन देने के लिए 40 साल पे की जो वेन्यस है, ये जो गुस्सा है, उसके ऊपर आपने बेस कर दी। जो भी मुल्क, जो भी बड़ी से बड़ी ताकत अपने पास्ट को सामने रखते हुए उस गुस्से का बदला लेने के लिए जो भी जंग करेगी, उसका यही असर होगा जो हम्म। इंडिया का मार्के हक के बाद हुआ, और जो अभी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का शिकार अमेरिका हुआ है। तो आप बैक व्यू मिरर में देख के गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है। मंसूर साहब, 6 अप्रैल का अमेरिका ने डेडलाइन दी थी कि जो वहाँ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं करेगा, लेकिन वो दावे भी अमेरिका के जो है सच साबित नहीं हुए। ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया, जो बुनियादी कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नुकसान पहुंचाया। अब ईरान इस पर जब रिटेलिएट करता है तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा रीजन के अंदर? क्या इस जंग में मजीद तेज़ी आती नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, खासतौर पे अब जो बयानात आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब वो जो काउंटडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपने 6 अप्रैल के हवाले से कि 48 घंटे बड़े अहम हैं, और इसमें अगर ईरान ने माहिदा ना किया तो वो एक जहन्नम बर्पा कर देंगे, मतलब एक हेल बर्पा कर देंगे। ये उनके मतलब डायलॉग जो हैं वो अब दोबारा से इस वो वक्त मीडिया की रवायती किस्म ज़िन्नत के बन रहे जुमले हैं। जो बोलते हैं कि पत्थर के दौर में चला जाएगा ईरान, इस तरह बहुत सी बातें। ठीक है। जी, एग्ज़ैक्टली। तो उस ये बुनियादी तौर पे उनकी उस खजालत और उनकी उस फ्रस्ट्रेशन का इज़हार है कि जो अपनी नाम-नेहाद इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए वो तवक्को लगाए हुए थे कि ईरान शायद उनकी इन गिदड़-बप्पियों के अंदर आके अपने आप को जो है, और उस दौरान उन्होंने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ तेल की तनसीबात को जिस पैमाने पे निशाना बनाया, तो ईरान ने यकीनन उसका एक जवाब जो है वो उनके खित्ते में इत्तेहादियों को निशाना बना के और उनकी इंस्टॉलेशन को निशाना बना के, और ख़ास तौर पे वो आईटी के ऑर्गेनाइजेशन के जो एक इस वक्त एक वहाँ पे जो डाटा सेंटर के तौर पे काम कर रही हैं, और उनका तमाम बैकअप डाटा जो है वो एक इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। तो उन्होंने बाकायदा उसको हिट किया, अमेज़न को हिट किया कारोबारी मफादात के हवाले से। कल उन्होंने ओरेकल में जो उनका हेड ऑफिस है दुबई के अंदर इंटरनेट सिटी में, उसे उड़ाया है। तो अब ये वो सूरत हाल है कि जिससे इस वक्त, और खास तौर पे जो अभी उनको ग्राउंड में जो जिन फजाओं पर वो एक लिहाज से उनको तस्खीर करने का दावा करते थे और
बहुत ज्यादा उस पर इतराते थे कि इस वक्त ईरान की जो फजा है उनके कंट्रोल में है। तो उसी फिजा में जब उनके जहाजों को निशाना बनाया गया और अभी तक वो अपने जो पायलट है उनके जिंदा या मुर्दा लाशें तलाश करने में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, डीमोरलाइजिंग फैक्टर है, खासतौर पे एक ऐसे मुल्क के सदर के लिए और बिलखुसूस ऐसे मुल्क की फौज के लिए कि जिसको एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, तफाखुर के साथ इस मैदान जंग में उतारा गया। अगरचे उसके पीछे कोई पॉलिसी या कोई होमवर्क नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने मिलिट्री माइट को आजमाने के लिए और उसको एक ऐसी, यानी एक ऐसे मुल्क की एक्सपेंशनरी डिजाइन को प्रमोट करने के लिए या उनके हाथों ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये सारी एक्टिविटी की गई है। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इसमें कोई एग्जिट कैसे होना है, क्योंकि डे आफ्टर का प्लान ना तो अमेरिका के पास इस जंग में अंदर था और ना ही उनके जो मिलिट्री आउटपोस्ट इसराइल के पास गजा की जंग के हवाले से। यही वजह है कि आपने देखा कि जंग तवील से तवील तल होती गई, लेकिन गजा की सूरत हाल का मुकाबला यहाँ इसलिए नहीं किया जा सकता कि वहां तो रिटेलिएशन ना होने के बराबर थी, लेकिन यहाँ पे उन्हें जिस तरीके से मुंह दर मुंह जवाब दिया जा रहा है और उसका जैसे बेफिटिंग, ठीक है, मतलब यहाँ जो है वो जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि इस जंग से निकलने का रास्ता ये हमले नहीं है, कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, कोई और इसका ऑल्टरनेट जो है वो तलाश करना पड़ेगा। जनरल साहब, सालिस की पाकिस्तान जो है, कह लें कि बड़ा एक रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में आए। इजराइल नहीं चाहता कि जंग बंदी हो, वो चाहता है उसका जो एक नज़रिया है उसको मज़ीद आगे लेके उसने चलना है। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो मगरबी मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है, वो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की उसने पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को। वो क्यों नहीं चाहते कि वॉर रुके? क्या वो भी इजराइल जो है उसको बैक कर रहे हैं, उसका जो एजेंडा है उसको लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, जो मीडिया है या जो स्पिन मास्टर्स हैं, वो आपको पता है कि ज्यूइश लॉबी का किस तरीके से कंट्रोल है जी। और ऑफ कोर्स वो दे आर वेजिंग दिस वॉर, दे आर एग्जीक्यूटिंग दिस वॉर और उसी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इजराइल की तो काफी जो अभी नुकसान उनका भी शुरू हो गया, उनकी आर्मी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और काफी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं। उन्होंने देखे ईरान के न्यूक्लियर को तबाह करवाना था, वो करवा दिया है। ईरान की जो लीडरशिप जिससे वो तंग थे, वो दैट हैज बीन टेकन आउट। ठीक है, नई लीडरशिप आ गई, स्ट्रक्चर हुई है, लेकिन वो वाली लीडरशिप पोस्ट पे सेटिस्फाई हो सकते हैं। ऑलरेडी उन्होंने न्यूक्लियर की मैं बात कर चुका हूँ, मिसाइल भी काफी इस्तेमाल कर लिए गए हैं और इसराइल का तो आई मीन, और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने अचीव कर लिया मेरी नजर में जी, वो जो गल्फ कंट्रीज को और ईरान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। आई थिंक दे हैव अचीव्ड अ लॉट। और अब वो इतना फियर क्रिएट करना चाहते हैं ईरान का ऑन द गल्फ कंट्रीज, इसी तरह स्पॉइलर का रोल अदा करके, ट्रोजन हॉर्स का रोल अदा करके, कि इब्राहिम अकॉर्ड में और अरब कंट्रीज भी आए, वो समझे कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन मिडिल ईस्ट इज इजराइल। इजराइल के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। उसी के अंदर फिर ये फ्रिक्शन फिर क्रिएट करेगा। जरूरी नहीं है कि ईरान में करे, किसी और जगह क्रिएट करके अपने जो ग्रेटर इजराइल के जो चीजें वो लेकर चलेगा। लेकिन अरब कंट्रीज को ये ज़हन में रख लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल ये जो पड़ोस में आग लगी है, आग इनकी तरफ भी आनी है। और ईरान को भी चाहिए कि अगर इजराइल के डिजाइन को इन्होंने बीट करना है, डिफीट करना है, तो इनको जरा ये कैलिब्रेट करना पड़ेगा मिडिल ईस्ट का रिस्पॉन्स, खासतौर पे सऊदी अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में, खासतौर पे कतर के कॉन्टेक्स्ट में। इनको दे विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल।